गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग वैद्युत धारा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वैद्युत धारा में हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत जो है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु है क्या। देखिए, इसके सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहला काम, देखिए, अगर व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको समझना है तो आप फिगर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप फिगर बना लेंगे तो उसके बारे में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना देते हैं व्हीट स्टोन सेतु का। देखिए, यहाँ पे दो बिंदु हैं ए और बी। देखिएगा ध्यान से, मान अभी बी नहीं रख रहे, ये सी है मान लेते हैं। तो इसका हम बनाते हैं यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ से एक प्रतिरोध गया है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आपका ये डी है। ठीक है, पहले फिगर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक धारा मापी जी है, ठीक है, यहाँ पे भी एक कुंजी है जिसे के कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ये K1 है, ये K2 है। ठीक, आपका ये है, देखिए, ये प्रतिरोध P है, Q R S, PQ मान लेते हैं PQRS, ये ठीक, ये है आपका प्रतिरोध। सिंपल सा, आप देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा फिगर है। और ये आपका सेट ये, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बिंदु ए, इसमें देखिए 4 प्रतिरोध है PQRS। ठीक है, K1 कुंजी इसमें दबाने वाला अगर हम बना दें, जैसे कि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बुक में ऐसे दिया होगा तो ये कुंजी देख लीजिए। ठीक है, ऐसे कुंजी बनी रहती है। ठीक, तो कह रहे कुंजी जब K1, जैसे कि बटन है, कुंजी मतलब बटन, प्लग कुंजी जिसे कहते हैं। बटन को जैसे दबा दे तो यहाँ से धारा बहती है I, और I जब बहती तो यहाँ पे I1, ये I2 में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। ठीक है, इसमें भी I1 रहता है और आपका ये क्या होता है, I2। ठीक, दोनों में धारा है। तो ये इसका पूरा चित्र है। अगर अब इसके बारे में बताएं तो देखिए, सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु का जो सिद्धांत है, व्हीट स्टोन मतलब कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीट स्टोन वैज्ञानिक थे जिन्होंने ही क्या दिया था, व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण, मतलब कि व्हीट स्टोन वैज्ञानिक के द्वारा ही क्या किया गया है, व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया गया था। मतलब उन्हीं के नाम पर ही व्हीट स्टोन सेतु पड़ा भी है। ठीक है, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्हीट स्टोन सेतु का निर्माण किया था, और उन्हीं के मतलब कि एक सेतु का निर्माण किया था जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम 4 प्रतिरोध लेते हैं, मतलब कि 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ करके ABCD एक क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़ करके क्या करते हैं, एक ABCD का क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें विकर्ण AC, देखिए विकर्ण AC के बीच में सेल E तथा प्लग कुंजी K1 जुड़ी होती है, तथा चतुर्भुज AB के विकर्ण PD के बीच में धारा मापी G और K2 प्लग कुंजी जुड़ी होती है। और ये जो आपका एक तरीके से परिपथ है, ये जो प्रतिरोध है, इन प्रतिरोधों को, इसमें बताया कि इन प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है जिसके कारण G में कोई भी विच्छेद नहीं था।
बताया गया कि प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि यदि प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब अगर हम यहां से देख रहे हैं धारा जो आई बह रही है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो K2 को प्लग करने पर, मतलब K2 मतलब कुंजी को दबाने पर जीव में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, अर्थात ये संतुलित अवस्था में रहते हैं। क्या होते हैं? संतुलित अवस्था में रहते हैं। और इसे ही क्या कहा गया? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहा गया। तो सिंपल सा उनका क्या सिद्धांत, अगर हम आपको सिंपल तरीके से बताया कि उन्होंने एक ऐसा परिपथ बनाया है, एक सेतु बनाया, मतलब कि एक तरीके से ब्रिज कह सकते हैं, सेतु बनाया है कि अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो धारा मापी है इसमें कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं होता, मतलब कि इसमें कोई विक्षेप ही नहीं उत्पन्न होता। तो इसी को कहा गया, मतलब कि वो इसीलिए, मतलब कि अगर हम आपको लिख दें जैसे कि क्या होता है, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया। ठीक है, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक ने ही क्या, वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया, व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण होता है। इसमें 4 प्रतिरोध PQ, इसमें 4 प्रतिरोध, ठीक है, 4 प्रतिरोध PQRS श्रेणी क्रम में जुड़कर, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़कर ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं। ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज AC के बीच में सेल E और प्लग कुंजी केवल जुड़ी होती है, मतलब कि केवल जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हो गया। दूसरा क्या है, तथा चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, चतुर्भुज के विकर्ण यहां पे लिख दीजिएगा, चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण है हमारा, ये जो मिला दी रेखा, ये देखिए ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज है तो ये, जैसे कि अगर हम चतुर्भुज बनाए आपका, जैसे ये देखिए, ये अगर आपका चतुर्भुज है तो इसे विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विकर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा? विकर्ण होता है। तो चतुर्भुज विकर्ण BD, ये B और D के बीच, B और D के बीच में क्या होता है? धारा मापी G और प्लग कुंजी K2 होती है। ठीक है, प्लग कुंजी K2, इन चारों प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार समायोजित होते हैं, जिससे इस प्रकार से समायोजित किया जाता है जिससे धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता, अर्थात ये क्या होते हैं? एक संतुलित अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक बार फिर से बता दें, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक के द्वारा व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया गया है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं PQRS, एक बार दो बार सुनिए, PQRS होते हैं। इन PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ABCD का क्या बनाया जाता है? चतुर्भुज बनाते हैं। और चतुर्भुज के विकर्ण AC के बीच में क्या होता है? सेल E तथा प्लग कुंजी K1 जुड़ी होती है, तथा चतुर्भुज के विकर्ण BD के बीच में धारा मापी G और प्लग कुंजी K2 होती है। तो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया, इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। इसके आगे की बात करें तो व्हीटस्टोन सेतु के आगे की बात करें, देखिए इसके एक एक पॉइंट को आप समझिए। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। देखिए, प्रतिरोध, चारों प्रतिरोध को एक दूसरे
से इस प्रकार समायोजित करते हैं। समायोजित मतलब जोड़ते हैं, समायोजित करते हैं कि विकर्ण, समायोजित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। अर्थात ये संतुलित अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं? संतुलन अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं? संतुलन अवस्था में होते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या इस सिद्धांत के अनुसार चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, इस चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष चतुर्भुज के संलग्न मतलब प्रतिरोध, मतलब कि भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात लिख सकते हैं कि प्रतिरोध का अनुपात, थोड़ा सा यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्रतिरोध क्योंकि प्रतिरोध लिख सकते हैं। तो शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है। अर्थात P अपान, जैसे कि P अपान Q बराबर होता है R अपान S, यही होता है सूत्र। देखिए सिंपल सा एक बार हम फिर से बता दें, इसको अच्छे समझिए क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही, देखिए चित्र को आप समझिए। चित्र में क्या होता है कि व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या था, व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया था। ठीक है, व्हीटस्टोन वैज्ञानिक के द्वारा ही व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चार प्रतिरोध होते हैं PQRS, चार प्रतिरोध जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर एक ABCD का चतुर्भुज बना लिया जाता है। चार प्रतिरोध PQRS को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक श्रेणी क्रम में जोड़कर के एक ABCD चतुर्भुज बना लिया जाता है, जिससे चतुर्भुज के AC विकर्ण के बीच में देखिए आपका सेल E और कुंजी K1 प्लस कुंजी K1 जुड़ी होती है, तथा चतुर्भुज के विकर्ण BD के बीच में धारामापी G और कुंजी K2 जुड़ी होती है। और ये जो होते हैं प्रतिरोध, चारों प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार समायोजित होते हैं कि धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं होता, अर्थात ये क्या होता है, संतुलित अवस्था होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात, तो इस सिद्धांत के अनुसार चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात P अपान Q बराबर R अपान S होता है। तो सिंपल सा ये सिद्धांत खत्म, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत खत्म। आपको समझ में आ रहा होगा, देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार चतुर्भुज के दो संलग्न, मतलब जो एक दूसरे जुड़े दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात तथा शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात P अपान Q बराबर R अपान S होता है। सिंपल सा है, तो आपको समझ में आ गया सूत्र का सिद्धांत। चले आगे, फिगर मिटा दे रहे हैं, फिगर रहने देते क्योंकि अभी इस पे क्या लगेगा, आपका सूत्र की स्थापना होगी। ठीक है, सूत्र की स्थापना कि जो P अपान Q और R अपान S आया है, ये कैसे आया है, इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। तो इसी के बारे में निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जैसा जब हम प्लस कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से I1 धारा बहने लगती, जो बिंदु A से दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित है, मतलब I1 और I2 में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इतना लिखेंगे।
जब हम प्लग कुंजी, प्लग, इसे प्लग कुंजी कहते हैं, प्लग कुंजी केबल को दबाते हैं, क्या करेंगे, दबाते हैं, तो सेल से आई धारा बहने लगती, आई धारा बहने लगती। ठीक है, जो बिंदु ए से दो भागों में I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। सिंपल है। तो हमने क्या बताया कि जब हम केबल कुंजी को प्रेस करते हैं तो सेल से आई धारा बहने लगती, जो बिंदु ए से दो भागों में विभाजित है, मतलब I1 I2 में विभाजित होगी। अर्थात क्या है, अर्थात ए बी में I1 धारा बहती है और एडी में I2 धारा बहती है। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए सूत्र का जो सिद्धांत है इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको 100% समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या करना है कि अब देखिए जैसे कि धारा, तो K2 को जैसे ही प्रेस करते हैं, जब प्लग कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी में कोई भी छेद नहीं होता, अर्थात प्रतिरोध एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं जिससे बीडी में धारा नहीं बहती है। ठीक, बीडी में कोई भी धारा नहीं बह पाती है। ठीक, एकदम सिंपल सा है। जैसे K1 को हमने तो सेल से I1 धारा में जो A और 2 विभाजित होगा, मतलब AB में I1 धारा, A और AD में I2 धारा बहती है। ठीक, और ये जो K2 कुंजी दबाने पे कोई भी बीडी में कोई भी विक्षेप नहीं होता, अर्थात ये एक दूसरे इस प्रकार संयोजित होते हैं कि जिससे धारा कोई नहीं बहती। ठीक है, BC में वही धारा बहेगी जो AB में बहती है, और ठीक है CD में वही धारा बहेगी जो किस में बह रही है, आपका AD में बहती है। ठीक है, सिंपल से इतना आप लिख सकते हैं। सूत्र की स्थापना में इतना आप आसानी से लिख सकते हैं। एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बता रहे हैं। जब केवल कुंजी को दबाते हैं, प्लग कुंजी केवल को दबाया जाता है तो सेल से आई धारा बहती है, जो बिंदु A से I1 I2 में दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये जो होते हैं हमारे एक प्रकार से कहें, जो ये हमारे परिपथ इस प्रकार समायोजित होते हैं एक दूसरे से, जिसके कारण बीडी धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं उत्पन्न हो पाता है। अर्थात BC में जो वही धारा बहेगी जो AB में धारा है, और CD में वही धारा बहेगी जो AD में धारा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ का आपने द्वितीय नियम पढ़ा था अच्छे से, हमने इसके पहले वीडियो में बताया। जिन लोग अगर वो नहीं देखे, देखिए सब एक दूसरे से लिंक रहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम,
किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार ABDA चतुर्भुज ABDA से तो ABDA से देखेंगे तो देखिए IP I1 P हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये एक दूसरे विपरीत है तो इसमें माइनस हो जाएगा I2 क्या हो जाएगा S और क्या हो जाएगा और G में क्या होगा प्लस G क्या लिखेंगे G इंटू 0 बराबर 0 होगा तो I1P माइनस I2S बराबर 0, ये तो 0 हो जाएगा तो I1P बराबर हो जाएगा I2S, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, एकदम सिंपल है, आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, ये आपका R होता है और ये S, तो ठीक है यहाँ पे R कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये R हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार चतुर्भुज BCDB में, ठीक है, तो I1Q माइनस I2 यहां पे क्या हो जाएगा S और प्लस मतलब कि G इंटू 0, क्योंकि इसमें कोई धारा ही नहीं बह रही तो 0 हो जाएगा बराबर 0 है, तो I1Q माइनस I2S बराबर 0, तो I1Q बराबर I2S बराबर I2S हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर दे भाग दे। अब इसका काम खत्म, इसको आप मिटा सकते हैं, सिंपल सा है। इसको फिगर बना लीजिए एक बार, यहाँ पे R यहाँ S यहाँ पे R रहेगा और यहाँ पे S होगा, ठीक है। PQ यहाँ पे RS रहेगा, ऐसे मानिए PQRS, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, नहीं तो यहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक, आगे चले। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा आपका I1P बटे I1Q बराबर I2 आपका R I2S, तो 2 से Q P अपान Q बराबर R अपान S। सिंपल से आप निकाल लिए, देखिए कैसे निकला, बहुत ही आसान तरीके से आपने निकाला। वीर सेतु के सूत्र का जो निगमन है वो आपने आसानी से किया। तो इस सूत्र में जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात P Q R ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और S अज्ञात प्रतिरोध होता है, या जो प्रतिरोध का मान जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं होता उसे हम अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। देखिए अगर अज्ञात प्रतिरोध है, जैसे कि अगर सूत्र लिखिए, थोड़ा सा इसके आगे चले, सूत्र के बारे में लिखिए, मतलब जो
जो प्रतिरोध मान दिया रहता है उसे हम लोग ज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, जिसका मान नहीं दिया उसे अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा है। जैसे कि अगर मान लीजिए P अपान Q और R अपान S दिया है, तो मान लेते हैं S का मान हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? कि S का मान हमको ज्ञात करना है। P अपान Q R अपान S, तो हमको किसको ज्ञात करना है? S का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? तो देखिए P अपान Q है और R अपान S, किसका मान ज्ञात करना है? S का मान ज्ञात करना है। तो P अपान Q, तो इसको सिंपल सा हम कर सकते हैं, या तो अगर हमको P का मान निकालना है, जैसे कि अगर हमको P का मान निकालना है तो P बराबर हो जाएगा R अपान S इंटू Q हो जाएगा। ऐसे किसी भी प्रतिरोध का मान लिया, जैसे S का मान निकालना तो P अपान Q इंटू क्या हो जाएगा? R से तो ये करेंगे तो यहाँ पे R होगा, तो ये हो जाएगा आपका Q इंटू R अपान P, S का मान निकल जाएगा। किसी भी प्रतिरोध का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सेतु ने का निर्माण किया गया था दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा, एक एक पॉइंट को हमने अच्छे तरीके से समझाया है दोस्तों। तो अगर आपको समझ में आया, जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम कहीं पे मिस्टेक अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, तो उसके बारे में हम जरूर बताएंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में नए जल्द मिलते हैं।